खान कैरियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 आज लेकर आप लोग के सामने है, जो रिवीजन के तौर पर 2026 के एग्जाम के लिए आप लोग देखेंगे और समझेंगे। चैप्टर नंबर 11 का जो नाम है वह जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी जानना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। इंग्लिश में इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ, जैव का मतलब जीव, प्रौद्योगिकी का मतलब उत्पादन या उत्पादित से संबंधित है, यानी जीवों के द्वारा मनुष्य के लिए आवश्यक पदार्थों का उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। इसका सिद्धांत और प्रक्रम होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न उत्पाद कौन कौन से हैं, उसमें से एक दो आप लोग को हम बता देते हैं, जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित इंसुलिन होता है, जो मधुमेह के रोग को नियंत्रित करने में काम करता है। ठीक उसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उत्पादित पदार्थ है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, जिसका काम डीएनए को कई खंडों में काटना होता है, जो इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग दिया भी है कि जैव प्रौद्योगिकी, इंग्लिश से इसका बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है, टेक्निक जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। यहाँ पे किताब में मेंशन है डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। तो ये सब जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। और इसमें देखेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी का जो सिद्धांत है वो दो प्रमुख तकनीक पर डिपेंड करता है। एक है हमारे पास आनुवंशिक इंजीनियरिंग और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, वांछित जीन को लाते हैं, फिर उसमें जोड़ते हैं, उसका पुनर्योगज बनाते हैं और उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं और उसका उत्पाद बनाते हैं, तो वह हो जाता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें रासायनिक इंजीनियरिंग, तो रासायनिक इंजीनियरिंग के द्वारा रसायन जैसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जैसे में दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक बना लेते हैं, टीका बनाते हैं, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। इस सब क्रिया में कई नाम आते हैं, जैसे जीन क्लोनिंग, जीन स्थानांतरण, पुनर्योगज डीएनए इत्यादि। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है डीएनए के कुछ भाग को कट करके अलग करना, जीन क्लोनिंग हो जाता है। जब उसको अलग कर दिए तो वांछित डीएनए में स्थानांतरण जीन स्थानांतरण कहलाता है। जब वह परपोषी कोशिका में जुड़ जाता है तो उसका पुनर्योगज डीएनए तैयार होने लगता है, यानी वैसे कई कोशिकाएं तैयार होने लगती है। तो इस तरह से हो जाता है पुनर्योगज डीएनए इत्यादि हो जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो इसमें दिया हुआ है कि डीएनए को कट करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। उससे पहले हमें क्या क्या जरूरी होता है, जैसे दिया है कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण हैं। पहला चरण वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। पहला काम होगा कि डीएनए की पहचान कर लेना जिसकी इच्छा हो। उसके बाद चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, उसको जिस परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना है उसे भी चिन्हित कर लेना। और तीसरा काम स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना, यानी जिसमें जीन के टुकड़े को, क्लोन को स्थानांतरित करते हैं उस परपोषी कोशिका को भी सुरक्षित रखना होता है। तो 3 चरण होते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें बन रहा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन, इसका नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। तो इसमें का साधन कौन कौन से लगेंगे, तो एक यहाँ पे दे रखा है प्रतिबंधन एंजाइम दे रखा है और इसके आगे और भी होंगे। तो सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंजाइम दिया है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन, इसका दूसरा नाम सीजर एंजाइम है।
सीजर एंजाइम। सीजर का मतलब जानते हैं कैंची होता है और कैंची का काम काटना होता है, तो यह प्रतिबंधन एंजाइम जो है काटने का कार्य करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते कितने हैं, तो मैं यहाँ बता दूं कि जो ये प्रतिबंध एंजाइम है ये दो होते हैं। एक का नाम एक्सोन्यूक्लिएज है, एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरे का नाम एंडोन्यूक्लिएज है। इन दोनों के काटने का स्थल जो है अलग अलग होता है। जैसे डीएनए इतना छोटा होता है कि जिससे हम कैंची के द्वारा या किसी और उपकरण से कट नहीं कर सकते, तो उसमें केमिकल के द्वारा काटा जाता है। तो इसमें दो केमिकल है एक्सोन्यूक्लिएज। अगर डीएनए के बाहरी हिस्से को मुझे काटना होता है तो उसके लिए हम यूज किसका करेंगे, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे एक्सोन्यूक्लिएज का। एक्स का मतलब ही होता है बाहरी हिस्से को कट करेगा। वही अगर डीएनए के बीच वाले हिस्से को कट करना है हमको, तो उसे काटने के लिए हमें एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इन तकनीकों का उपयोग करके यह जो तकनीक है यह पूर्ण योरगज डीएनए तकनीक का साधन है। अगला साधन हम देखेंगे इसमें। अगला साधन तो दे रखा है कि डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन। डीएनए खंड का क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे। जैसा अभी बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट किया जाता है, यह चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एक बाहरी डीएनए लिया मैंने, उस बाहरी डीएनए पर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला जिससे ये छोटे छोटे खंडों में कट गया। इधर एक और डीएनए लिया जो परपोषी कोशिका का डीएनए है जिसमें मुझे स्थानांतरित करना है। इसमें से भी कुछ हिस्से को कट करके हमने अलग कर लिया, क्योंकि यहीं पे लाकर इस डीएनए के टुकड़े को जोड़ना है, स्थानांतरित करना है। उसके बाद इसे यहाँ स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित करने के बाद एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइगेज, यह जोड़ने का काम करता है। उस जीन को परपोषी कोशिका के डीएनए से जोड़ देता है, तो इस तरह से जीन का स्थानांतरण होता है और ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा बनने के बाद इसे परपोषी कोशिका, जिसमें लिया गया एग्जाम्पल ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह अब एक से अधिक कोशिकाएं बनाने लगता है, तो इसे पूर्ण योरगज डीएनए के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा उत्पाद का उत्पादन होने लगता है। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा किसी जीव पर प्रैक्टिकल का काम हुआ है तो वह है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसे यहाँ याद रखना होगा। तो ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा इंसुलिन का उत्पादन अपने देश में या पूरे विश्व में होता है। उसके बाद आगे इसमें मेंशन किया हुआ है कि डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन। डीएनए खंड का पृथक्करण करना पड़ता है, यानी अलग अलग करना पड़ता है, विलगित करना पड़ेगा। उसके लिए एक मशीन का यूज करते हैं जिसे जेल वैद्युत का संचलन या इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन पर डीएनए रख दिया जाता है। डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे जिससे वह छोटे छोटे खंडों में कट जाता है। जानते हैं कि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। डीएनए पर याद रखना है कि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में एक साइड जो है एनोड का मेंशन कर दिया जाता है, क्योंकि एनोड जो है वह उस पर प्लस का चार्ज होता है। अब इस डीएनए के टुकड़े को एगारोज जेल में मिला दिया जाता है। एगारोज जेल में जो समुद्री घास से प्राप्त होता है, एगारोज जेल में मिलाकर इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन पर रखा जाता है, जिसमें एक साइड एनोड लगे होते हैं। एनोड पर हम जानते हैं कि प्लस का चार्ज होता है। उसके बाद इसमें होगा क्या कि बड़ा डीएनए कुछ दूरी पर रह जाएगा और छोटा डीएनए आसानी से प्लस के साइड में चला जाएगा, क्योंकि डीएनए के टुकड़े पर माइनस का चार्ज होता है और एनोड पर प्लस का। लेकिन यह हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए इस पर जो केमिकल डालते हैं उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करते हैं। उसके बाद उस पर पराबैंगनी किरण को प्रकाशित करने के बाद वह डीएनए का टुकड़ा हमें दिखाई देने लगता है। तो इस आधार पर हम डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलयन कर लेते हैं। अगला जो साधन है उसका नाम है क्लोनिंग संवाहक। संवाहक से ही क्लियर है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य जिसके द्वारा होता है वह संवाहक होता है।
तो यहाँ पे क्लोनिंग संवाहक है, यानी डीएनए के टुकड़े के जिस भाग को अलग किया गया, क्लोन किया गया, उसे संवाहक पर रखकर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, तो वह हो जाता है क्लोनिंग संवाहक। इसमें 2-3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। सबसे पहला काम प्रतिक्रियन की उत्पत्ति, जहां से कार्य प्रारंभ हो, दिया भी है यहाँ पे ORI का प्रारंभ होता है। उसके बाद वर्णन योग्य चिन्हक, उसे चिन्हित करना पड़ता है, कहाँ पे स्थानांतरित, कहाँ से कट करना इत्यादि होगा। उसके बाद वह स्थान जो होगा उसको कहेंगे क्लोनिंग स्थल है, उस स्थल से क्लोन किया जाएगा। तो इस तरह से होता है। और उसके बाद दिया है कि पौधों एवं जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक की आवश्यकता होती है, जो उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करे। इस तरह से यह प्रोसेस साधन जो होता है इसमें लगा होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो अगला जो साधन की बात कर रहा है वह है सूक्ष्म परपोषी अतिथय, यानी यहाँ पे स्पेशल जो बात होगी वह परपोषी कोशिका की बात हो रही है। परपोषी कोशिका यानी जिसमें स्थानांतरित करना है तथा जिसमें उत्पाद बनाने होते हैं, उसमें रूपांतरण हेतु, यानी एक ई कोलाई बैक्टीरिया में एक जीन को क्लोन करके लाइगेज के द्वारा जोड़कर स्थानांतरित करने के बाद वह ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से अपनी संख्या बढ़ाता है और उत्पाद बनाता है। तो दिया कि सक्षम परपोषी आतिथ्य, यानी पूर्ण योजक डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु उसे संवर्धित किया जाता है, रखा जाता है। तो इस तरह से इसके साधन कंप्लीट होते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। कह रहा है कि पुनर्योजक डीएनए की जो प्रौद्योगिकी है, उत्पादन है, उसके कुछ प्रक्रम होते हैं। तो प्रक्रम ऐसे दिया है यहाँ पे। सबसे पहला प्रक्रम है आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है, वांछित डीएनए को अलग करना, जिसमें से जीन को क्लोनिंग करना है। तो आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण, और आनुवंशिक पदार्थ हम लोग जानते हैं कि हमें डीएनए आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरित होती रहती है। इसके लिए डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना होता है। डीएनए के विशिष्ट स्थल कहाँ काटेंगे हमने बताया कि डीएनए के बाहरी भाग को अगर काटना है तो एक्सोन्यूक्लियेज नामक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम डालेंगे। नहीं तो अगर भीतरी भाग को, अंदरूनी भाग को काटना है तो एंडोन्यूक्लियेज प्रतिबंधन एंजाइम डालते हैं। तो वो विशिष्ट स्थल पर काटना होता है। उसके बाद यहाँ पे बात किया पीसीआर का। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। हिंदी की बात करें तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या प्रक्रम होता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में जितना जांच होता है मेडिकल में, उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जांच पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है कि एक बाहरी कोशिका मिल जाती है, एक बाहरी कोशिका मिलती है, उस बाहरी कोशिका के डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करके उसकी संख्या 1 से अधिक बढ़ाने की प्रक्रिया पीसीआर द्वारा होता है, और वहां से हम पहचान कर पाते हैं। तो इस तरह से पीसीआर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पुनर्योजक डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन, यानी जो पुनर्योजक डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटकर परपोषी कोशिका के डीएनए की में जोड़कर फिर उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इस प्रक्रम को पुनर्योजक डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन कहते हैं। उसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक दे रखा है वह है बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, यानी जिस जीन से वह उत्पाद मुझे प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करना होता है। तो बाहरी जीन उत्पाद को
प्राप्त करना। इसमें मैंने पहले बताया कि क्या क्या प्राप्त करेंगे। ऐसे तो इस किताब में यहाँ पे दे रखा है कि पुनर्योरगज प्रोटीन प्राप्त करते हैं, पुनर्योरगज प्रोटीन। जैसे मैंने बताया कि ई कोलाई बैक्टीरिया होगा, तो ई कोलाई बैक्टीरिया से इस माध्यम से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन का मुख्य काम मधुमेह का जो रोग होता है, जिसे शुगर या डायबिटीज के नाम से जानते हैं, उसे नियंत्रित करने का या पाचन करने का कार्य करता है। उसी तरह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इसी माध्यम से प्राप्त होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हिंदी में प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, जो डीएनए को काटने का काम करता है। एक एंजाइम और है जिसका नाम है लाइगेज, इसका काम जोड़ना होता है। तो यह जीन बाहरी जीन उत्पाद है, उसके द्वारा यह बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे लास्ट टॉपिक आता है, उसका नाम है अनुप्रवाह प्रबंधन। अनुप्रवाह संसाधन है। अनुप्रवाह संसाधन यानी पुनर्योरगज डीएनए की संख्या 1 से जब अधिक हो जाती है तो बाहरी जीन उत्पाद बनने लगते हैं। जो बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त होता है तो उसे संग्रहित करना, संरक्षित करना, मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह भेजना इत्यादि जितने भी प्रक्रम होते हैं उसे अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने एवं विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। अगर कोई भी उत्पाद बनता है उसे मार्केट में आने से पहले कई प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण एवं शोधन सम्मिलित है। इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी उत्पाद बने तो उसका पृथक्करण होना चाहिए और शोधन होना चाहिए, और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इस तरह से जो चैप्टर नंबर 11 था वह आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।